हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। और इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को 2 पार्ट दे चुका हूँ। ठीक है ना, मतलब कि 2 पार्ट का वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर ज़रूर करो। ठीक है ना, और लाइक भी करना है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जब वीडियो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताया था कि सूक्ष्म जीवों का उद्योग। ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, इसमें औषधि में सूक्ष्म जीव का क्या क्या यूज होता है, इसका क्या क्या उपयोग होता है औषधि बनाने में। ठीक है ना, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया था। चलिए इसके नेक्स्ट में आज आप लोग को बताने वाला हूँ पार्ट 3 में आप लोग को कि पशु आहार। ठीक है ना, पशु आहार का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जब किसी भी जानवरों को, ठीक है ना, पशु आहार मतलब पशुओं को जो आहार दिया जाता है खाने के लिए, उसमें भी कभी कभी उसमें भी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, प्रतिजैविक उसमें भी मिलाए जाते हैं। ठीक है ना, और जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण को रोकना होता है। देखिए पशुओं में भी सूक्ष्म जीवों का संचरण होता है, जिस कारण से हम लोग अगर उसके खाने में, ठीक है ना, अब उसको हम लोग मेडिसिन की तरह तो नहीं खिला सकते हैं, इसलिए उसके खाने में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि ये पशुओं का खाना है, ठीक है, उसी में हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक को उसमें मिक्स कर देते हैं। ये कुछ एंटीबायोटिक है, ये पशुओं का खाना है, इसको इसमें क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। और जब मिक्स कर देंगे, जब ये फिर पशु खाएंगे इसको, ठीक है ना, कोई अगर जानवर इसको खाएंगे, कोई एनिमल्स इसको खाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा, उन लोगों के शरीर में जो सूक्ष्म जीवों का संचरण हो रहा होगा उस ये एंटीबायोटिक के थ्रू, ये प्रतिजैवी के थ्रू इन सूक्ष्म जीवों का संचरण क्या हो जाता है, रुक जाता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। देखिए आप लोग को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जा रही है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आप लोग को समझना होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये वाले पॉइंट आप लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग को ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को कभी भी ना बिना डॉक्टर के एडवाइस से, ठीक ना, जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करें, जब तक डॉक्टर सलाह ना दें कि हम लोगों को किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक लेना चाहिए, तो हम लोग को कभी भी एंटीबायोटिक का यूज अपने से नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम लोग एंटीबायोटिक का यूज बिना डॉक्टर से पूछे हुए, ठीक ना, बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, तो क्या होता है ना कि हमारे शरीर में, मैं आप लोगों को पहले दिन से ही बताया था कि हमारे शरीर में कुछ कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो जब हम लोग बिना किसी बीमारी के, ठीक है ना, बिना किसी डिजीज के अगर एंटीबायोटिक का यूज करेंगे बिना डॉक्टर के सलाह लिए हुए, तो होता क्या ना कि जो हमारे शरीर में उपयोगी, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में उपयोगी जीवाणु पाए जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, उस एंटीबायोटिक की मदद से मर जाते हैं। ठीक ना, ये उपयोगी जीवाणु भी उससे मर जाते हैं, जिस कारण से हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमजोर होता है। ठीक है ना, जिस कारण से हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात आप लोगों को यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे वैक्सीन है। क्या वैक्सीन या फिर टीका जिसको बोला जा सकता है। देखिए अभी कोविड का टाइम चल रहा है। क्या चीज़ का टाइम चल रहा है? कोविड। कोविड में आप लोगों ने सुना होगा कि सभी को क्या दिया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है सभी को। तो ये वैक्सीन क्या होता है, पहले आप लोग को ये समझना होगा। ठीक है ना, ये वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन को समझने के लिए आप समझेंगे कि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। अभी तो सभी को लगाया जा रहा है, ठीक ना, बड़े हो या बूढ़े हो या फिर बच्चे हो, सभी को टीका दिया जा रहा है। अभी तो 15 साल से लेकर के 18 साल वाले बच्चे को भी टीकाकरण किया जा रहा है कोविड का। तो ये सब कोविड का मतलब कि वैक्सीन लगाया क्यों जाता है, पहले ये समझेंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण होता है, मतलब शरीर को यह भी पता होता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। मतलब कि अगर कोई सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उससे हम लोग किस तरीके से अपने शरीर को बचाव कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका
इस प्रकार टीका या फिर क्या बोला जाए टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। देखिए वैक्सीन के बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वैक्सीन सभी को दिया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये दिया क्यों जाता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में कुछ जीवाणु, ठीक है ना, या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है, जिस कारण से क्या होता है ना कि हमारा शरीर उससे लड़ नहीं सकता और हमारा शरीर क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो हमारे शरीर को बीमार से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है ना कि हमारे शरीर को बीमारी से बचाने के लिए वहाँ पे हम लोग को वैक्सीन का यूज करना पड़ता है। किस चीज़ को यूज करना पड़ता है, तो वैक्सीन देना पड़ता है। समझ में आ गई बात ना। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है आप लोगों को, ये देखिए हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। अब इसमें कुछ दिनों के बाद क्या यहाँ पे जुट जाएगा, तो कोरोना वायरस को भी, कोरोना से भी बचने के लिए हम लोग को किस चीज़ का यूज करना पड़ता है, तो वैक्सीन या फिर टीका के द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है आप लोग के पास, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे, एकदम ध्यान देंगे। क्या बोला जा रहा है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का जो टीका होता है, ठीक है ना, जिसको पॉक्स बोला जाता है, तो चेचक के टीका का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था, 1798 ईस्वी में किया था। समझ में आ गई बात। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आपको इस मतलब इसके बारे में बोला जाए तो ये आप लोगों को पढ़ने वाली चीज़ें, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। देखिए एक समय क्या हुआ था ना कि सभी चेचक का एक बीमारी आया था, ठीक ना। कौन सी बीमारी था, चेचक का। जिस तरीके से अभी कोविड बहुत फेमस है ना, कोविड क्या अभी बीमारियों में सबसे अधिक फेमस है, उसी तरीके से चेचक भी एक समय में बहुत फेमस था, जिस कारण से क्या बोला जाए कि चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन का मतलब चेचक खत्म हो गया, ठीक है ना। जिस तरीके से अभी कोविड का विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है ना, मतलब कोविड के लिए सभी जगह, कोविड के लिए सभी देशों ने क्या किया, लॉकडाउन करते हैं समय समय पर, उसके लिए वैक्सीन बनाया, ठीक है ना, वैक्सीन का यूज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, कोविड का भी खत्म हो जाएगा, ठीक ना, उसका भी पूरा का पूरा उन्मूलन हो जाएगा। तो उसी के बारे में, उसी तरीके से चेचक भी था हमारा। अब देखिए नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है। देखिए मैं आपको पहले चैप्टर में बताया था कि किस तरीके से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ठीक ना, किस तरीके से कौन से पौधे किस मौसम में लगाए जाते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला भी नहीं देखे हैं वीडियो और उसका क्वेश्चन आंसर वाला, तो आप लोग जरूर जा करके देख ले, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है। अब मिट्टी है, मान लीजिए ये मिट्टी है, इसकी उर्वरता, अगर इसकी उर्वरता में वृद्धि होगी तभी तो हमारा फसल अधिक उपजेगा ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। सो देखेंगे आप लोग ध्यान से कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के बारे में यहाँ पे कौन कौन से कारण दिए गए हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, ठीक ना, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं, क्या क्या होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक ना, और कुछ हरे शैवाल होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। अब देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था आप लोगों को फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाले चैप्टर में कि क्या कहते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ानी होती है ना, तो या तो कुछ समय के लिए खेत को क्या छोड़ दिया था, प्रति छोड़ दिया था, मतलब खाली छोड़ दिया जाता है, और उसके मतलब कि एक फसल के बाद, दो फसल के बाद खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया था, और उसी के बीच में आप लोगों को खेत में क्या लगाना होता है, तो ये दलहन का पौधा, दलहन का खेती करना पड़ता है। और उस समय में ये भी बताया था कि दलहन पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो दलहन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है। और जब नाइट्रोजन पाया जाता है दलहन पौधों की जड़ों में, तो वो दलहन का पौधा का जड़ कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है, और उस नाइट्रोजन की सहायता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है, वृद्धि करती है, बढ़ती है। उसी कारण से अब वो देखिए दलहन के पौधे के थ्रू तो होता ही है। अब देखिए कुछ जीवाणु भी होते हैं और कुछ नीले हरे शैवाल भी होते हैं, जिस कारण से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक ना, और जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात किस तरीके से होती है। इन्हें सामान्यतः नाइट्रोजन
नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? तो ये जो टोटल का टोटल प्रोसेस होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। समझ में आ गई बात आप लोग को? मिट्टी की उर्वरा में वृद्धि किस तरीके से होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर आप लोगों को दिया गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण। अभी देख सकते हैं आप लोग कि हम लोगों के कंट्री में कितना प्रदूषण फैल चुका है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, जब हम लोग लॉकडाउन लगा था, कब? 2020 के मार्च में, 2020 के मार्च में लगा था ना। उससे पहले दिल्ली में कितना प्रदूषण फैला हुआ था। बट लॉकडाउन के बाद तब पर भी हमारा पूरा का पूरा कंट्री जो हमारा वायुमंडल जो है वो क्या हो गया है? लगभग स्वच्छ हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर से ये पर्यावरण से ये पॉल्यूशन से क्या होते जा रहा है? अशुद्ध होते जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ कुछ दिए गए हैं। सो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मैं कुछ चीज़ों को बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि पॉलीथीन की थैली का उपयोग कम से कम करना चाहिए, ठीक ना। कांच की खाली बोतलों एवं खिलौना से कम, उसको कम यूज करना चाहिए, कांच की बोतल का भी। अब देखिए सूक्ष्म या मतलब ये पॉलीथीन का तो सबसे पहली बात कम से कम यूज करना चाहिए, कांच का कम से कम यूज करना चाहिए। और कुछ कुछ सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उसको जमीन के अंदर क्या कर देना चाहिए? गड्ढे करके उसके अंदर डाल देना चाहिए और गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। उसके कुछ समय के बाद क्या होता है ना कि जो वायुमंडल में प्रेजेंट सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं? सड़ा गला देते हैं। समझ में आ गई बात? जिससे पर्यावरण हमारा क्या रहेगा? शुद्ध हो जाएगा। ये था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब देखिए हानिकारक, अभी तक मैं आप लोगों को ये बताया था कि कुछ कुछ लाभदायक सूक्ष्मजीव होता है और कुछ कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव होता है। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे अब ये बताने वाला हूँ कि हानिकारक सूक्ष्मजीव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। अब कौन कौन सा हमारा हानिकारक सूक्ष्मजीव है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते थे उसी प्रकार से हानिकारक भी हो सकते हैं। कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है और कुछ ना कुछ उसका दुरुपयोग भी होता है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? सो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है कि कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य एवं जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मनुष्य में, जंतुओं में, पौधों में क्या कर देते हैं? रोग उत्पन्न कर देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं हम लोग? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? वैसे सूक्ष्मजीव, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे। अरे बच्चे इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, ठीक है ना। इस फंडे को आप लोग को अच्छे से समझना है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे हो, ध्यान से समझेंगे कि वैसे जीव जो पौधों में, मानव में, ठीक है ना, या फिर मनुष्य में या फिर जंतुओं में रोग को उत्पन्न कर देता है, उस वाले सूक्ष्मजीव को हम लोग क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। अब कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रदूषित कर देते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है। चलिए अब देखते हैं, आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ किस तरीके से बताया जा रहा है। अब आप लोग को यहाँ पे ये देखना कि मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मनुष्य में रोगों को फैलाते हैं, ठीक है ना। देखिए मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब ये सिंपल सा फंडा है, देखिए देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या वायुमंडल है, आप लोग अच्छे से समझेंगे। ये हमारा क्या वायुमंडल है। इसमें अब कोई व्यक्ति है, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। ये इसमें क्या इसमें ये पहली बात तो रह रहा, ठीक है ना। रहने के साथ साथ यहाँ पे ये करता है, ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में, ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है इसी के थ्रू ये क्या कर रहा है, इसी में ये श्वसन भी कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि श्वसन कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, सांस ले रहा है। इसी से ये क्या कर रहा है? जल लेकर के इसी वायुमंडल से जल लेकर के ये पी रहा है, इसी से भोजन प्राप्त कर रहा है। तो रोग कारक सूक्ष्मजीव क्या होता है ना कि ये मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। मतलब ये भोजन के थ्रू, जल के थ्रू, ठीक है ना, या फिर हम लोग जो सांस लेते हैं उसके जरिए, ठीक है ना, ये हम लोग के शरीर में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना।
अब जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती तो फिर क्या होता है, उसके बाद संक्रमित व्यक्ति जब हमारे शरीर में प्रवेश कर गए तो हम लोग को रोग से संक्रमित कर दिए हैं। अब संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई श्याम है, ठीक है, क्या ये एक श्याम है, इसके अंदर क्या कहते हैं वो ये रोग कारक सूक्ष्म जीव आ गया, ये संक्रमित हो गया। अब श्याम जा रहा है राम के पास। अब मान लीजिए ये कोई दूसरा व्यक्ति हमारा राम है, ठीक है ना, ये राम के पास गया, ये अपना हाथ किससे मिलाया, राम से मिलाया। जब ये सेकंड किया, ठीक ना, तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो सूक्ष्म जीव था वो किस में चले गया, राम में भी चले गया। अब राम गया अपना घर, ये अपने पापा जी से मिला, इसका जो बीमारी था ये इसके पापा में फैल गया, ठीक है ना। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक जगह से मतलब संक्रमित होने वाले व्यक्ति, ठीक ना, जो संक्रमित सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ठीक ना, संक्रमित वाले रोग भी होते हैं जो एक दूसरे को संक्रमित करते रहते हैं, ठीक ना, अगर उसके आसपास आ जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क मतलब उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं द्वारा, ठीक है ना, फैलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा बीमारी या फिर ऐसा रोग जो संक्रमित व्यक्ति का मतलब कहा जाए तो जो बीमार है, ठीक है ना, अगर वो स्वच्छ व्यक्ति के पास भी जा रहा है और इस बीमार व्यक्ति के कारण इस स्वच्छ व्यक्ति को भी क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उस रोग को हम लोग कौन सा रोग कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। समझ में आ गई बात, आप लोग का फंडा क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। अब देखिए इसमें कौन कौन से जीवाणु मतलब कौन कौन से बीमारी आते हैं इस तरीके के संचरणीय रोग के अंदर में, ठीक है ना। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि हैजा है, क्या है, हैजा है, दूसरा है सर्दी जुकाम, तीसरा चिकन पॉक्स है और क्षय रोग है। ये कुछ कुछ ऐसी बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के थ्रू और संक्रमित व्यक्ति के थ्रू, जैसे कि अभी हम बताए थे, ये संक्रमित व्यक्ति है और ये स्वच्छ व्यक्ति में भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। ये सब कुछ ऐसी बीमारी है। समझ में आ गई बात ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, जिसको विषाणु कहते हैं, मान लीजिए ये कोई श्याम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये कोई श्याम है, ये छींक देता है, ठीक है ना, इसको जुकाम है और ये क्या कर देता है, छींक देता है, जिस कारण से छींकने के साथ साथ इसके हजारों रोग कारक वायरस हमारे आसपास के वायु में, जैसे ये छींका, ये आसपास के वायु में हजारों रोग कारक वायरस जो है, ठीक ना, विषाणु जो है फैल गए। अब यह वायरस श्वास के साथ भी ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जो स्वच्छ व्यक्ति है, ठीक ना, जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। अब यहाँ के वायुमंडल का जो सांस होगा, मतलब वायुमंडल में जो कुछ हवा प्रेजेंट होगा, ठीक ना, अब जब यहाँ पे आकर के वो ब्रीदिंग करेगा तो हो सकता है कि इस वाले व्यक्ति को भी क्या हो सकता है, ये वाली बीमारी जुकाम हो सकती है। समझ में आ गई बात ना, किस तरीके से ये फैलते रहता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है। अब देखिए हमें इस चीज़ से कैसे बचा सकते, हम अपने आप को और फिर दूसरे व्यक्ति को भी इस चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, हमें छींकते समय अपने मुंह में नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति छींक रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने नाक पर क्या रख लेना चाहिए, रुमाल रख लेना चाहिए, ताकि ना ही उसके चलते किसी और व्यक्ति को क्या हो सके, बीमारी फैल सके। समझ में आ गई बात ना। उसके उपाय के बारे में भी यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बोला जा रहा है, आप लोग ध्यान देंगे कि रोग वाहक क्या होता है। रोग वाहक, देखिए ये एक सिंपल सा फंडा है। रोग वाहक किसे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई मान लीजिए, या एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका घर में यहाँ पे कुछ भोजन बना हुआ, ठीक ना, किचन में कुछ भोजन रखा हुआ है बिना ढके हुए। अब उस तरफ से कोई एक मक्खी आता है, ठीक है ना, मक्खी आता है और मक्खी के शरीर में क्या बोला जाए कि मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। मक्खी कहाँ बैठती है, कूड़े सब वाले जगह पर बैठती है। अब जो कूड़ा होता है, जो कूड़े में प्रेजेंट रोगाणु होते हैं, ठीक ना, जो विषाणु होते हैं, वह मक्खी के शरीर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब मक्खी इस खुले हुए भोजन पे बैठती है तो उस वाले जीवाणु का स्थानांतरण कहाँ हो जाता है, भोजन में। और अब आप मान लीजिए खेलते हुए, आप बच्चे, प्यारे बच्चे खेलते हुए इस तरफ से आते हैं घर की ओर, आप लोग को भूख लगती है और आप लोग ये वाले भोजन को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। और जब ये भोजन को खा लेते हैं तो आप भी क्या हो जाते हैं, रोगाणु
रोगाणु से मतलब कि उस वाले बीमारी से क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, जिस कारण से आप लोगों को भी बीमार पड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। अब देखिए ये वाला जो बीमारी फैल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोगवाहक, क्या कहेंगे, रोगवाहक का कार्य कर रहा है। ये समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। अब देखिए जो भोजन बिना ढका हुआ है उसको तो आप लोग बिल्कुल खाएं ही नहीं, ठीक है ना, उसको खाएं नहीं, ये व्यर्थ भोजन है, ठीक ना, ये बर्बाद हो चुका था। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जाए, एक इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को दिया जा रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि मादा एनाफ्लीज मच्छर का नाम आप लोग सुनेंगे। कौन सा? एनाफ्लीज मच्छर का आप लोग यहाँ पे नाम सुनेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है, ठीक है ना, मच्छर इसका अन्य उदाहरण है, मतलब कि ये रोगवाहक जीवाणु का मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है। बोल सकते हैं कि मच्छर प्लेज्मोडियम मतलब मलेरिया का परजीवी होता है। मलेरिया का नाम सुनेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो मच्छर जो होता है ना वो मलेरिया का परजीवी होता है, ठीक है ना। तो मच्छर प्लेज्मोडियम का वाहक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे बुक में कि मच्छर जो होता है वो किस चीज का है, प्लेज्मोडियम का वाहक होता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक होता है। देखिए मादा एडिस मच्छर, डेंगू वायरस किससे फैलता है, तो मादा एडिस मच्छर के थ्रू क्या फैलता है, डेंगू के वायरस का वाहक है। यह हमें मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए ये फैल तो जाता है बट अब हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं, इसका नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रखने देना चाहिए। मान लीजिए आपका ये पूरा का पूरा क्या है, घर है, ये आपका घर है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका कोई बिस्तर है, बेडरूम में आपका यहाँ पे, ठीक है ना, और आपका यहाँ पे स्टडी रूम है। तो आप लोग कहीं पर भी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पे पानी का स्रोत है, ठीक है ना, और यहाँ पे पानी जमा हुआ है, तो हम लोग को पानी हमेशा जमा हुआ नहीं रहने देना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, हानि कर सकता है हम लोग के लिए। सो यहाँ पे उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि हमें आसपास जल को एकत्र ना होने देना चाहिए। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए, मतलब कि हम लोग अपने आसपास हमेशा साफ जगह रखें, ठीक है ना, और उस जगह पे हम लोग कहीं भी पानी को ना जमने दें। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सी बातें बोल रहे हैं कि ये जो डेंगू फैलाने वाली मच्छरें होती है ना, डेंगू फैलाने वाली मच्छरें, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, कि डेंगू फैलाने वाली मच्छरें जो होती है ना, बता सकते हैं आप लोग ये गंदे जल में उत्पन्न होते हैं या फिर स्वच्छ जल में। तो डेंगू फैलाने वाले मच्छर हमेशा स्वच्छ जल में उत्पन्न होते हैं। ये आश्चर्य वाली बात है, ये आश्चर्य वाली बात है कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर हमेशा कौन से जल में उत्पन्न होते हैं, तो स्वच्छ जल में उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गई बात, स्वच्छ जल में ये पनपते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। उससे हम लोग बचाव भी किस तरीके से कर सकते हैं। सो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।